हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का 3rd चैप्टर जिसका नाम है पनांट किंगडम। और तो जैसे कि इस चैप्टर का नाम है पनांट किंगडम है, तो ओबियसली बेसिकली इसके अंदर अपन है ना पनांट्स की ही स्टडी करेंगे कि उनका क्लासिफिकेशन, उनका हैबिटाट वगैरह वो डिस्कस करेंगे इसके अंदर। वो सभी चीज़ें पनांट्स के बारे में होगी। और जैसे अपन सेकेंड चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं जिसका नाम था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें पढ़ा था, और जिसके अंदर पढ़ा था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद में आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, और फिर उसके बाद में 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि RH विटेकर के द्वारा दिया हुआ था। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अपन ने पढ़ा था कि वहाँ पर जो भी क्लासिफिकेशन था वो टोटल ऑर्गेनिज्म का था, लेकिन हम यहाँ पे RH विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, उसमें भी स्पेशली पनांट्स की बात करेंगे क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही पनांट्स किंगडम है इसलिए। अब बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। तो इसमें RH विटेकर के द्वारा टोटल ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइडेड किया हुआ था, जिसके अंदर फर्स्ट था वो था मोनेरा किंगडम, सेकंड था प्रोटिस्टा किंगडम, थर्ड था फंजाई किंगडम, फोर्थ था एनिमेनिया एंड फिफ्थ था पनांटिक किंगडम। अब स्पेशली जो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे पनांट किंगडम के बारे में, मतलब पनांटिक किंगडम। RH विटेकर का था वो पनांटिक किंगडम था जिसके अंदर पनांट्स की स्टडी करेंगे, और ये बाकी है ना इस चैप्टर के अंदर नहीं है, इंक्लूड होंगे, इनका एक अलग चैप्टर है। अभी हम पनांट्स की बात करेंगे, इसे पनांटिक किंगडम की। अब सबसे पहले इसमें जो पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे पनांट्स के अंदर कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कि मतलब इनको किस सिस्टम पर क्लासिफिकेशन किया गया है, इनका पनांट्स का कौन कौन से क्राइटेरिया जिनके आधार पर इनको क्लासिफाइड किया गया अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग ग्रुप्स में, वो इसमें पढ़ेंगे। अब अगर बात करें तो इसमें पढ़ेंगे अपन कि कोई पनांट है वो किस बेसिस के ऊपर किस कैटेगरी में रखा हुआ है, उसका क्या बेसिस है, उसके ऊपर बात करेंगे। अब इसमें जैसे कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है तो इसमें बात करें तो ये 3 तरह से सिस्टम है क्लासिफिकेशन करने का, जिसके अंदर जो फर्स्ट है वो है आर्टिफिशियल सिस्टम, सेकंड है वो है नेचुरल सिस्टम, थर्ड है वो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। ये तीनों अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दिए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसमें आर्टिफिशियल सिस्टम है वो नीनेस द्वारा दिया हुआ है, नेचुरल सिस्टम ऑफ बेंथम एंड हुकर के द्वारा दिया हुआ है, और फाइलोजेनेटिक सिस्टम है इसके अंदर NCERT के अंदर कोई भी साइंटिस्ट का नाम नहीं दिया हुआ, और जबकि ये 2 साइंटिस्ट है नीनेस और बेंथम एंड हुकर, इनका NCERT में एकदम डिक्टो 9:9 दिया हुआ है कि भाई ये आर्टिफिशियल और नेचुरल सिस्टम है वो इन साइंटिस्ट के द्वारा दिया हुआ है। ये एकदम NCERT की 9:9 है, इसलिए इसमें से बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और अब बात करें आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो जो इसके अंदर जो क्राइटेरियाज थे वो था कि ये फर्स्ट है जो नीनेस के द्वारा दिया हुआ था, एंड सेकंड इसका जो बेसिस था वो था बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मतलब कि इनका जो आउटर लुक था प्लांट्स का उन्हीं के आधार पर इनको किया हुआ था क्लासिफाइड, जिसके अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर्स और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दिया हुआ था। जब बात करें अब मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो इस मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये 10 बंदे हैं और इन्होंने आर्मी की एग्ज़ाम देने के लिए गए, फिजिकल देने के लिए गए आर्मी का या पुलिस का देने गए, तो जैसे कि इनका जो आउटर लुक है कि भाई कौन सा मोटा है, कौन सा लंबा है, कौन सा फिट है, कोई अनफिट है, उन्हीं के आधार पर इनको भाई जो सेलेक्ट कर लिया गया कि जो भाई जो लंबा है या फिट है वो है ना आ जाओ सेलेक्टेड हो गए वो, और जो अनफिट थे या जो मोटे थे या ओछे थे उनको ना निकाल दिया गया। तो यही है कि जो आउटर लुक अपीयरेंस है उन्हीं के आधार पर इनको क्लासिफाइड किया गया है। जो आउटर लुक होता है, अपीयरेंस होता है, उन्हीं को ना मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बोलते हैं। अब थर्ड था तो वो था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कि भाई किस बेसिस पर किया हुआ क्लासिफाइड, तो वो था नंबर ऑफ एंडोसियम कि नंबर ऑफ एंडोसियम है प्लांट्स के अंदर, उनके आधार पर इनको क्लासिफाइड किया हुआ था कि भाई कौन से टाइप्स के प्लांट्स में कितने एंडोसियम है,
और कौन से में के अंदर नेस है, कौन से में ज़्यादा है, कौन से में कम है, कौन से में 1 है, कौन से में 2, इन्हीं के आधार पर इनको क्लासिफाइड किया था। यही बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था इसके अंदर। और अब बात करें नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो ये वैसे आर्टिफिशियल से थोड़ा एडवांस टाइप का सिस्टम था क्लासिफिकेशन करने का। उसी तरह इसमें भी जो फर्स्ट था वो है इट्स गिवन बाय बेंथम एंड उकर। सेकंड था बेस्ड ऑन मैनी करेक्टर्स, मतलब कि इसमें क्लासिफिकेशन करने के लिए कई करेक्टर्स शामिल थे जिनके आधार पर क्लासिफाइड किया था। थर्ड था वो था सेक्शन करेक्टर्स को वेजिटेटिव करेक्टर से ज़्यादा वेस्टेज दिया था, क्योंकि सेक्शन करेक्टर थे वो वेजिटेटिव करेक्टर से ज़्यादा स्टेबल थे, जिनकी वजह से ज़्यादा वेरिएशन आया, और वेरिएशन आया इसलिए वो क्लासिफिकेशन करने में ज़्यादा आसानी हो गई। इसलिए ये आर्टिफिशियल सिस्टम से थोड़ा एडवांस टाइप का सिस्टम हुआ। अब जो है वो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर बात करें फाइलोजेनेटिक की, तो जहाँ पर भी फाइलोजेनेटिक शब्द आ जाए इसका मतलब होता है कि इवोल्यूशन स्टडी और एंसेस्टर स्टडी। अब रिवोल्यूशनरी स्टडी में आ जाता है कि उन्होंने जो है हमारे पूर्वज है वो डेवलपमेंट कैसे किया, उनका डेवलपमेंट है वो आ जाता है इवोल्यूशनरी स्टडी में। और बात करें एंसेस्टर की, तो उनका हैबिटाट वगैरह है, हैबिटाट है, उनका नेचर है, बिहेवियर, वो आ जाता है इनका एंसेस्टर स्टडी में। इसका मतलब इसके अंदर कह सकते हैं अपन कि जो हमारे पूर्वज है उनके स्टडी के आधार पर ही ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम है वो क्लासिफाइड किया गया है। जैसे कि जिनके पूर्वज है वो राजस्थान के थे तो उनको राजस्थान वाले ग्रुप में डालना गया, और जिनके पूर्वज गुजरात के थे उनको गुजरात वाले ग्रुप में डाल दिया गया, और जो दिल्ली के थे जिनके पूर्वज उनको दिल्ली वाले ग्रुप में डाल दिया। इसी प्रकार इनको कैटेगराइज किया गया है पूरे प्लांट्स को इन सिस्टम के अंदर। अब ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम है, इसके अंदर अपन को एनसीईआरटी के अंदर 3 टर्म दे रखी है, जिनमें फर्स्ट है न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, सेकंड है साइटो टेक्सोनोमी, थर्ड है कीमो टेक्सोनोमी। बात करें न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी की, तो इसमें आता है नंबर्स, कोड्स और कंप्यूटर्स, जिसके अंदर भी ये तीनों चीज़ें काम में ली जाती है क्लासिफिकेशन करने के लिए, उसको अपन बोलते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। अब बात करें साइटो टेक्सोनोमी की, तो जहाँ पर भी साइटोम आ जाए इसका मतलब होता है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन से, जिसके अंदर आ जाएगा क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम बिहेवियर, इनकी स्टडी करते हैं, करके जो क्लासिफिकेशन करते हैं इनकी स्टडी करके उसको बोलते हैं साइटोटेक्सोनोमी। अब बात करें कीमो टेक्सोनोमी का, तो कीमो से अपन को सीधा सा पता चल रहा है कि कीमो का मतलब होता है कि केमिकल्स का यूज, इसलिए इसके अंदर केमिकल्स का यूज करके उनकी स्टडी की जाती है प्लांट्स की। ये तीनों टर्म है वो एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है, और इनमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये तीनों टर्म अपन को बहुत याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये। तो अब अपन जिस टॉपिक को बात करने जा रहे हैं वो है इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, और वो है कि मान लो ये एक गेमेट है, मेन गेमेट जो हैप्लॉइड प्लानोइडी का है, और ये दूसरा गेमेट है जो फीमेल गेमेट है, ये भी हैप्लॉइड प्लानोइडी का है। अब ये दोनों मिलकर फ्यूजन करेंगे और फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन करेंगे, और इनके फर्टिलाइजेशन से जो स्ट्रक्चर बनेगी जिसको अपन ने नाम दिया जाइगोट, ये एक स्ट्रक्चर है जिसको अपन ने नाम दिया जाइगोट। अब बात करें इसकी प्लानोइडी की, तो ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये दोनों मिलकर ये डिप्लॉइड प्लानोइडी बना ली, और जिसको अपन 2n से डिनोट करते हैं। अब बात करें अगर प्लांट्स की, तो यहाँ तक जितने भी प्लांट्स हैं वो एकदम सेम टाइप्स के प्लांट हैं, और अब इसके आगे है ये 2 टाइप्स के प्लांट्स हो जाएंगे, जिसको अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट है वो है कि ये जाइगोट है वो मियोसिस करके एक नया प्लांट्स बनाने का, और सेकंड टाइप्स का है वो है कि ये मायोसिस नहीं करके माइटोसिस करेगा और एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने का, फिर उसके बाद में ये प्लांट बनाएगा। तो ये सेकंड टाइप्स का प्लांट्स हो गया। अब बात करेंगे टाइप फर्स्ट के प्लांट्स की, तो इसके अंदर ये है जो जाइगोट टू डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है प्लांट का मियोसिस के द्वारा। और टाइप सेकंड की अगर बात करें डेवलपमेंट की, तो इनके अंदर एक एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाता है बीच की स्टेज के अंदर, इसलिए एक स्टेप बढ़ जाती है इसके अंदर। तो अपन कह सकते हैं कि टाइप सेकंड है उसके अंदर एम्ब्रियो का प्रेजेंट होता है उसमें एम्ब्रियो का, और जो टाइप फर्स्ट है उसमें है ना एम्ब्रियो
का absent होता है, इसलिए जिसमें एम्ब्रियो का प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं अपन एम्ब्रोफाइटा, और जिसके अंदर एम्ब्रियो का absent होता है टाइप फर्स्ट में उसको बोलते हैं थेनोफाइटा प्लांट्स। अब बात करें थेनोफाइटा किस में होगा, तो ये थेनोफाइटा प्लांट्स है वो सिर्फ और सिर्फ एनगी के अंदर होता है। और अगर बात करें एम्ब्रोफाइटा की, तो एम्ब्रोफाइटा है वो होगा एनगी को छोड़कर बाकी सभी में होगा, जैसे बायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, इन सभी के अंदर एम्ब्रोफाइटा होगा। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि एनगी को छोड़कर बाकी सब में एम्ब्रोफाइटा होगा और एनगी के अंदर थेनोफाइटा होगा। और अब अपन बात करेंगे इस चैप्टर की सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, वो है लाइफ साइकिल ऑफ गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर डिपेंड होगा। अब बात करें गेमेटोफाइट तो ये होगा हैप्नोइड स्ट्रक्चर एंड स्पोरोफाइट होगा डिप्नोइड स्ट्रक्चर। अब बात करेंगे गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट है वो कैसे एक दूसरे पर डिपेंड होंगे, तो गेमेटोफाइट है वो एक गेमेट बनाएगा हैप्नोइड टाइप का। ऐसे बहुत सारे गेमेटोफाइट है इन्वायरमेंट में, तो उनसे भी जो गेमेट बनेगा वो गेमेट और ये गेमेट मिलकर ये एक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन बनाएंगे स्पोरोफाइट। फिर स्पोरोफाइट है वो म्यूसिस कर स्पोर बनाएगा, और ये स्पोर है ये फिर आगे गेमेटोफाइट बनाएगा। ऐसे ये पूरा लाइफ साइकिल इनका चलता रहेगा। स्पोरोफाइट से ये म्यूसिस करेगा करके स्पोर बनाएगा, स्पोर से ये गेमेटोफाइट बनाएगा, गेमेटोफाइट से फिर गेमेट बनेगा, फिर एक और गेमेट बनकर इनका फर्टिलाइजेशन होगा, फिर वापस स्पोरोफाइट बन जाएगा। अब इसमें जो कंफ्यूज होता है वो होता है इन दो चीज़ों में, एक तो लाइफ साइकिल में और दूसरा होता है वो होता है मेन प्लांट बॉडी में। अगर आप बात करें कि कौन से प्लांट में कौन सी लाइफ साइकिल होगी, तो सपोज करोगे एक प्लांट है एक्स, अगर उसमें गेमेटोफाइट फेज है वो डोमिनेंट होगी स्पोरोफाइट पर, तो अगर गेमेटोफाइट की स्ट्रक्चर हैप्नोटिक है तो वो प्लांट भी हैप्नोटिक प्लांट हो जाएगा। अगर स्पोरोफाइट फेज है वो डोमिनेंट है तो वो प्लांट हो जाएगा डिप्नोटिक प्लांट। और अगर किसी भी प्लांट के अंदर गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों इक्वल अमाउंट के अंदर डोमिनेंट हो, या दोनों अगर इक्वल रोल हो पूरे प्लांट के अंदर, तो फिर उसको बोलेंगे अपन हैप्नो डिप्नोटिक प्लांट। अगर बात करें मेन प्लांट बॉडी की, तो इसमें सिर्फ दो ही क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा प्लांट है वो गेमेटोफाइट है, कौन सा प्लांट है वो स्पोरोफाइट है। तो ये दो ही क्वेश्चन है जो इसके अंदर बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनगी की, फिर कहते हैं बायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इन दोनों को अपन साथ साथ लेकर चलेंगे। फिर आता है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इन दोनों को साथ साथ रखेंगे। अगर एनगी की बात करें तो एनगी के अंदर हैप्नोटिक लाइफ साइकिल होती है, क्योंकि इसमें गेमेटोफाइट फेज वो डोमिनेंट होती है। अब बात करें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इसके अंदर जो स्पोरोफाइट होता है वो होता है डोमिनेंट, इसलिए ये हो जाता है ये डिप्नोटिक। अब बात करें बायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, तो इन दोनों के अंदर गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों का सिग्निफिकेंस होता है, इसलिए ये हो जाते हैं हैप्नोटिक डिप्नोटिक प्लांट। अब अगर बात करें अपन मेन प्लांट बॉडी, अगर बात करें एनगी, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, तो एनगी में होगा गेमेटोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म होगा स्पोरोफाइट। अब बात करें बायोफाइटा और टेरिडोफाइटा की, तो अगर इनका एडवांसमेंट देखें तो सबसे पहले एनगी, एनगी से बायोफाइटा, बायोफाइटा से टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म। तो जो इसके अंदर बायोफाइटा है उसको तो पहुंचा दो एनगी के पास, और जो टेरिडोफाइटा है उसको पहुंचा दो अपन जिम्नोस्पर्म के। अब बात करें कि बायोफाइटा में, तो बायोफाइटा में होगा फिर गेमेटोफाइट प्लांट, एंड अगर बात करें टेरिडोफाइटा की, तो टेरिडोफाइटा में होएगा स्पोरोफाइट प्लांट, क्योंकि जो बायोफाइटा के कैरेक्टर्स हैं वो एनगी के सिमिलर होंगे, और जो टेरिडोफाइटा के कैरेक्टर्स हैं वो जिम्नोस्पर्म के सिमिलर होंगे। इसलिए ये टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइट एंड बायोफाइटा में गेमेटोफाइट प्लांट होंगे। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है कि भाई कौन से प्लांट में गेमेटोफाइट होगा और कौन से प्लांट में स्पोरोफाइट होगा। अब मैंने बताया कि एनगी है उसके अंदर हैप्नोटिक लाइफ साइकिल होती है,
तो उसका एक एक्सेप्शन है कि जो एक्टोकार्पस एनगी है और जो फूकस एनगी है उनका नाइफ सैंकिन है वो हैप्नोटिक नहीं होकर एक्टोकार्पस का तो हो जाता है हैप्नोट डिप्नोटिक नाइफ सैंकिन और फूकस एनगी का हो जाता है डिप्नोटिक नाइफ सैंकिन। ये एक एक्सेप्शन है जो याद रखना है। अब तक ओवरऑल अपन ने 5 प्लांट्स के बारे में पढ़ा है। तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई उन 5 प्लांट्स में कौन फोटोसिंथेसिस करेगा और कौन सा फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। तो बात करते हैं एनगी की, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म की। तो ये सभी प्लांट्स हैं, इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस तो सभी करेंगे। तो अब बात करते हैं कि भाई इनमें है ना कौन से में कौन सा फोटोसिंथेसिस करेगा, गेमेटोफाइट करेगा या स्पोरोफाइट करेगा फोटोसिंथेसिस का काम। तो अब बात करते हैं एनगी की। तो एनगी के अंदर जो फोटोसिंथेसिस करेगा वो गेमेटोफाइट करेगा और बायोफाइटा में भी गेमेटोफाइट करेगा फोटोसिंथेसिस का काम। और बात करें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की, तो इनके अंदर स्पोरोफाइट है वो फोटोसिंथेसिस का काम करेगा। अब जो मोस्ट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो आता है टेरिडोफाइटा। तो यहाँ पे करेगा वो गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में है ना फोटोसिंथेसिस करेंगे। गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट मिलकर करेंगे दोनों। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई टेरिडोफाइटा है उसमें फोटोसिंथेसिस का काम कौन करेगा। तो यहाँ पे ये दोनों मिलकर करते हैं, गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट।